शशि भाई नमस्कार, कैसे हैं? क्या चल रहा है? कल से तो कुछ टेलीविजन में तमाम सारे आंकड़े आना चालू हो गए हैं और हर बार की तरह एग्जिट पोल फिर से एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राहुल सर, क्या है एग्जिट पोल? और ये मतलब कितना आपको अभी तक ये क्या लगा, कितना सटीक बैठता है? क्योंकि हर बार जैसे रिसेंटली आप देख लो तो लोकसभा में फेल हुआ, राज्य उसमें हरियाणा में फेल हुआ। हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बना रहे थे और बाद में बन गई बीजेपी की। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या लगती है शशि भाई और राहुल सर? अब प्रदीप प्रदीप सस्पेंस गुप्ता प्रदीप गुप्ता रो रहा था टीवी स्क्रीन पे। क्या पिछले सर? वाले में, लोकसभा के बाद। वो, हाँ, कोई चुनाव था, वो एक्सिस माई इंडिया वाले हाँ, चीफ जो लोकसभा है के बाद। प्रदीप गुप्ता, वो माफी मांग रहे थे जगह जगह घूमकर। कई जगह रो भी दिए थे। तो एग्जिट पोल का तो यही हाल है। सही गलत होना अपनी जगह है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी को खुद एक्सपोज प्रदीप गुप्ता ने कर लिया था पिछली बार। एग्जिट पोल का तो यही हिसाब है। और ये बात राहुल सर, इसलिए क्या नहीं लगता है। है मतलब ऐसा ऐसा क्यों करते, क्यों है ये? मतलब अपनी साख भी वही दांव पे चीजें तो किस? पैसे के लिए करते वही हैं। तो और लालच। देखिए, आपको याद हो ना हो, विवेक जी, राहुल सर, आपको याद होना चाहिए कि एक बार एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। जी। इनका ही एग्जिट पोल करने वालों का। और उसमें पत्रकारिता के कई पुराने चेहरे जिनको जिनको राहुल सर बखूबी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो लोग एक्सपोज हुए थे ऑन कैमरा कि फल्ला पार्टी ने इतना पैसा दिया है, इतना सीट दिखाना है। बड़े बड़े नाम है वो, बहुत बड़े बड़े नाम है। आज नहीं है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में वो लोग। तो एग्जिट पोल, और खुद हम लोग भी पत्रकार के तौर पर बहुत एग्जिट पोल किए हुए हैं दफ्तर में बैठकर। तो पता है कि सच्चाई और झूठ का। तो मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा कि कल का एग्जिट पोल क्या है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल क्या है। नहीं, एक चीज ये है कि ये तो अब 8 तारीख को साबित होगा कि ये सच है या झूठ है। हम बात कर रहे हैं नहीं पिछले नहीं से नहीं, रहे। हम सवाल सिर्फ पिछले। एक इलेक्शन का नहीं है, ये 8 तारीख का नहीं है। सवाल पूरे एग्जिट नहीं, पोल का है। शशि भाई, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो कब आप, चूंकि आपने कहा कल के बारे या एग्जिट पोल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ट्रेंड है कि ये फेल होते जा रहे हैं और उसके बावजूद भी कई इलेक्शन, जैसे मैंने लोकसभा और हरियाणा के चुनाव का उदाहरण दिया कि वहां पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया इनका। और दिल्ली के जो दो चुनाव पिछले जो निकले, 3 चुनाव, उसमें भी ऐसे ही रहा। तो ये स्टेट दर स्टेट ज्यादातर 95% बोल सकते हैं, 90% बोल सकते हैं, ये फेल होते हैं। तो इतनी बेइज्जती तो आदमी किसी लालच में ही कराता होगा। राहुल सर, क्या लगता है आपको? हाँ, अब देखिए, एग्जिट पोल एज अ टूल एमर्ज हुआ है इलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ इलेक्शंस को समझने के लिए। बेसिकली एग्जिट पोल का मतलब केवल सेफोलॉजिस्ट के लिए, इलेक्शन वर्कर्स के लिए, पार्टी के सीनियर लीडर्स के लिए, इनके लिए मतलब हुआ करता था। लेकिन जब ये एग्जिट पोल्स मीडिया में क्लब होकर के आने लगे तो ये टूल बन गया इलेक्शन के कैंपेन का। हाँ, देखिए, प्री पोल भी हुआ करता था पहले। एग्जिट पोल से पहले, चुनाव में जाने से पहले भी एक पोल हुआ करता था, प्री पोल सर्वे, जिसपे चुनाव आयोग ने बाद में रोक लगाई। वो इसलिए रोक लगाई कि प्री पोल फिर सेफोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल वर्कर के समझने के लिए उसमें कुछ नहीं बचा था, और वो पूरी की पूरी कैंपेन की स्ट्रैटेजी बन गई थी। अब देखिए, एग्जिट पोल भी उसी तरह से धीरे, अब ये कैंपेन में तो इतना मदद नहीं कर रहा है क्योंकि एग्जिट पोल आ रहा है पोलिंग हो जाने के बाद। ये कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं, इनका कुछ स्ट्रैटेजी इसके पीछे ये रहती होगी, या तो पेमेंट फंसा हुआ रहता होगा, या अपीज करने का एक वो, क्योंकि उनको एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में भी सरवाइव करना है। तो अपने क्लाइंट्स को अपीज करने के लिए, क्योंकि जैसे मैं हाँ, नहीं, एक सवाल तो ये खड़ा होता है, इलेक्शन से क्लाइंट आखिर है बतौर कौन? मीडिया जैसे पर्सन। जी। मैं जी मैं विवेक। ये सॉरी सॉरी मैं ये कह रहा था कि आखिर वो आप जो कह रहे हो अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो क्लाइंट्स कौन है? मतलब 2 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो फलौदी सर। नहीं राहुल सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपीज करने और पेमेंट फंसने वाली जो बात है, बड़ा शानदार, मतलब वो सुनने में लग रहा है और बहुत हद तक सच्चाई भी है।
हाँ शशि भाई, देखिए जैसे पिछले कुछ सालों से मैं ना कैंपेन साइड पे ज्यादा स्ट्रेस रहा है, और इंडिविजुअल कैंडिडेट से लेकर के पार्टी के किसी फोरम तक में कैंपेन में काम करने में, तो वहां पे मीडिया पैकेजेस बहुत सामना करना पड़ता है। मीडिया पैकेजेस का हर कैंडिडेट को एक अच्छा, सस्ता और एक्सपेंसिव मीडिया पैकेज। जी विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मेरी मेरी आवाज शायद बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैं हाँ हाँ। उसके वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो चूंकि आपने बोला कि अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो क्लाइंट्स कौन है और पैसा कहाँ से आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है। आप विश्वास करें न करें, लेकिन लोगों की धारणा है, जनता की धारणा को आप नकार नहीं सकते हैं, उसको भी ओन करना पड़ता है। किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि फलौदी सट्टा मार्केट की चर्चा चल रही थी और वहीं से वो जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मतलब वो उनका भी कोई इंटरेस्ट रहा होगा फलौदी सट्टा मार्केट से। सट्टा मार्केट ये दिखाता है, सट्टा मार्केट। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये जो एग्जिट पोल का पूरा सिस्टम है, ये भी सट्टा मार्केट का सिस्टम है। क्योंकि मैं सवाल मेरा यही था, जो कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि आखिर वोट पड़ने के बाद जीत हार जब ईवीएम में बंद हो गई, तब वो किसको प्रभावित करते हैं? तो उन्होंने कहा वो सट्टा मार्केट को प्रभावित करते हैं। और इसके पीछे कोई पार्टियां पैसा नहीं देती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तमाम सारी सर्वे एजेंसीज, अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनको हायर करती हैं, अपने खुद के वो लोगों को लगा के सर्वे कराती हैं। तो उनका इंटरेस्ट इन बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसीज में, जो आकर के बाद में रोते हैं, माफी मांगते हैं, बेशर्मी से ठप्पा लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैंने तो ये कहा था इसलिए ऐसा हो गया, ये कहा था इसलिए ऐसा। उन पे नहीं, वो अपनी सर्वे एजेंसी। तो उनका कहना ये था कि ये एक्चुअली पूरा गेम सट्टा मार्केट, और सट्टा मार्केट का पैसा तमाम कंपनियों के माध्यम से टीवी चैनल को जाता है। टीवी चैनल इन सर्वे एजेंसीज को पैसा देते हैं। केवल वो 2-3 दिन का जो खेल होता है। और चूंकि दिल्ली जैसे स्टेट में कल इलेक्शन हो गया, ईवीएम सारी की सारी कल स्ट्रांग रूम में जमा हो गई, रात में सुबह से काउंटिंग हो सकती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट की मंशा क्या है, इसमें इन्वॉल्व है नहीं है, लेकिन कुल मिला के एक परसेप्शन ये बन रहा है कि ये जो एग्जिट पोल है, ये पूरा का पूरा खेल सट्टा मार्केट का खेल है। चूंकि ओपिनियन और एग्जिट तो एक हम लोग जिन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, या एक जो बड़ा एक वर्ग हम लोगों के साथ काम करता है, जो अपने संपर्क में है, उन लोगों की टीम पिछले 15 दिनों से दिल्ली के अलग अलग एरिया में, और वो 300 लोगों की टीम, 280 और 301 एक विधानसभा में, 4-4, 5-5 लोग, 300 लोगों की लगभग टीम है, जो 15 दिन से इस चुनाव को ट्रैक कर रहे हैं। और कल रात 8 बजे तक उन्होंने ट्रैक किया है। और जो अब एक चीज और निकल के आई है कि जो 6 बजे के बाद, 5:30 बजे से अपना स्टार्ट कर देते हैं, 6 बजे के बाद जो पोलिंग स्टेशन के अंदर है और 8 बजे तक जो वोट पड़ रहा है, उसको प्रभावित करने का भी एक मसला रहता है। दो काम होते हैं, तो सट्टा बाजार और दूसरा ये प्रभावित करने वाला खेल है। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये मतलब एक ओपिनियन पब्लिक में जो बन रहा है, परसेप्शन जो मैंने ऑब्जर्व किया। और बात उस टीम पे भी करेंगे जो टीम ने आंकड़े जुटाए हैं, जिसको हम लोग अक्सर बात करते हैं, लोकसभा में बात किया, इसमें भी करेंगे। हाँ विवेक जी, सटोरियों का एक पर्सपेक्टिव तो रहता है बड़ा स्ट्रांग, लेकिन देखें ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी जो सट्टा चल रहा होता है कि चुनाव में जब पार्टी जाती है तो कई लोगों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी के साथ चुनाव में उतरती है, और वो अकाउंटेबिलिटी का टाइम पोलिंग के समय के पोलिंग होते ही खत्म हो जाता है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि हार जीत जैसे आएगी, जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का दारोमदार 2 महीने पहले था, उन्हीं के ऊपर हार और जीत का वो फोड़ा जाएगा। तो अब पिछले कुछ चुनाव में देखा हूं कि पार्टियों का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पार्टियों के स्टेक्स इतने ज्यादा चुनाव में बढ़े रहते हैं, और खासतौर पे लीडिंग पार्टी जो जो गवर्नमेंट में है और वापस आना चाह रही है, बेतहाशा पैसा खर्च करती है, उसी हिसाब से अकाउंटेबिलिटी भी उनके लीडर्स के ऊपर बहुत होता है। तो एग्जिट पोल्स जो है एक उस को भी कवर करता है, डिमिनिश करता है कि अकाउंटेबिलिटी को खत्म कैसे करता है कि भाई जो भी जिम्मेदार नेता हैं पैसा खर्चा करने के लिए या टीम को दौड़ाने के लिए या एरियाज में वोट गार्नर करने के लिए, उनका एक ये लास्ट एक्सक्यूज भी बन जाता है कि देखिए हमारी मेहनत में कमी नहीं थी, एग्जिट पोल के नतीजे हमारी उम्मीद के पे खरे उतरे हैं। तो चूंकि एग्जिट पोल सही आंकड़ा नहीं दे रहा है, लेकिन उम्मीद पे सही खरा उतरता है। तो देखिए इस तरह से अब जमाना बदल चुका है। अब कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई क्रेडिबिलिटी, मतलब अगर हार गए तो कोई नहीं आता है सामने कि हम क्रेडिबिलिटी उसकी ले लें। कल कल मैंने एक नेताजी का फेसबुक पोस्ट देखा, बिहार के हैं लेकिन दिल्ली के पूर्वांचल के लोगों के बीच गए थे प्रचार करने।
उन्होंने बड़ा शानदार लिखा, मुझे पढ़ के मजा आया, बीजेपी के विधायक है, कि एग्जिट पोल में बीजेपी को जितवाने के लिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल में जितवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल में आगे दिखाने के लिए, जितवाने के लिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने सोचा कितना ऑनेस्ट मतलब स्टेटमेंट है। लेकिन राहुल सर, एक एक यूनिट हम लोगों के हाथ लग गई लोकसभा, पिछले लोकसभा के चुनाव में। शशि भाई और हम सारे लोग उसको लेके चल निकले। तो आज मैं इनसे यही कह रहा था कि इसका एक सेट पैटर्न अगर डेवलप कर लें तो इसको साइंटिफिक वे में हम लोग ढाल सकते हैं कि ये जो इन लोगों का काम करने का तरीका है वो बिल्कुल इन प्रोफेशनल लोगों से बिल्कुल अलग है और बहुत लोकसभा में सटीक निकला है। इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि अब ये अगर इसमें भी सटीक निकलता है। यूपी में जो विवेक भाई ने, मुझे याद है, बिहार को लेके बार बार मैं 25 और 15 का आंकड़ा, और इनफैक्ट बहुत सारी सीट पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये सीटें हो सकती हैं। तो 25-15 था, लेकिन वो जाकर घट के 30-10 पे वो आया था। लास्ट टाइम तो उससे भी बहुत अलग था। लेकिन हम लोगों ने जो लोकसभा में बातचीत की, लेकिन सबसे मजेदार जो विवेक भाई का ऑब्जर्वेशन था और इनकी टीम का जो ऑब्जर्वेशन था वो यूपी को लेकर के था। ये बार बार जो बात कह रहे थे, मुझे मतलब उसको स्वीकार एक्चुअली शशि भाई, ये बात एक्चुअली मैं नहीं कह रहा था, ये उस टीम का फीडबैक था और इसीलिए उस टीम के प्रति हम लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ी थी। तो हमने और आपने डिस्कस किया था कि इसको साइंटिफिक वे में इस टीम को और थोड़ा तराशा जाए और इस पे हम लोग चूंकि बनाए रखें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो लोग वो हैं जिनका कोई इंटरेस्ट फाइनेंशियली नहीं है, वो अभी स्टेब्लिश होना चाहते हैं और वो लगे हुए बेचारे फ्रीलांसर की तरह और कर रहे हैं अपना, वो एक्चुअली रिसर्च वर्क कर रहे हैं, एक तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और बड़ी संख्या है स्टूडेंट्स की, कमाल काम कर रहे हैं, उनको सलाम। और इसको पूरा मॉनिटर करते हैं रजनीश तिवारी जो पूरे चैनल को इसको चला रहे हैं। तो अब मुझे तो भरोसा होने लगा उस टीम के ऊपर। उस टीम ने दिल्ली में भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। आप समझिए, शशि भाई और हम लोग बात कर रहे थे, संजय बासु जी उस समय हुआ करते थे हम लोगों के साथ में यूपी को लेकर के। आप सोचिए चौंकाने वाली चीजें थी। कौन उम्मीद करता था कि चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत रहे, नगीना से टीम ने कहा कि जीत रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो इसी चैनल पे है। अयोध्या फैजाबाद हार रहे, बाद में हल्ला हुआ पूरे देश में, सारे मीडिया चैनल भौचक के, बीजेपी भौचक की, इवन इवन समाजवादी पार्टी भौचक की। और उनकी फीडबैक में ये था कि प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, उस रोड शो के पीछे जो कारवां चला था, जो भीड़ सड़कों पे अपार दिखाई गई थी, वोटर था ही नहीं। वो वहां श्रद्धालु थे जो वहां रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और नया नया मामला था। अभी भी वहां लाखों लोग रहते हैं अयोध्या में, जिनकी आस्था है हिंदू धर्म में, लोग जाते हैं अभी भी। तो वो चूंकि आस्था का सैलाब था, प्रधानमंत्री के पीछे चल पड़ा। सारे मीडिया चैनल ने कहा कि नहीं वहां तो बल्ले बल्ले, और बाद में चुनाव हार गए। लेकिन आपकी आवाज और रजनीश की टीम जो थी उसका फीडबैक था कि वहां मुगालते में है कि वीडियो इसी में पड़ा हुआ है। और अप्रत्याशित परिणाम, चौंकाने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश देगा, वो भी इसी चैनल में बोला। राहुल साहब, मुझे याद है कि जब पूरी मीडिया, यूपी के पत्रकार कुछ साथी 70+ तक बीजेपी को दे रहे थे उस वक्त ये टीम जिसकी बात विवेक जी कर रहे हैं, उसने मतलब 50-50 मामला लगभग कहा था कि 50-50 का मामला है। मतलब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था, यही कैसे हो सकता है। उधर आगरा में बात कर रहा हूँ तो वो 70 कह रहा है, इधर पूर्वांचल में बात कर रहा हूँ तो वो 60+ कह रहा है, और आप 50-50 कह रहे हैं। मतलब 80 सीट में 40-40 का जो है वो आप कर रहे हैं। लेकिन बाद में जो रिजल्ट आया तो बड़ा चौंकाने वाला रहा। और उसमें दो तीन ही ऐसी थे जिसमें बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। केवल 2-3 सीट पे डिसअपॉइंटमेंट था। जैसे फतेहपुर सीकरी में उन लोगों का आकलन था कि वहां कोई फौजी लड़ रहे थे, वो कांग्रेस से, और बड़ा मजबूत लड़ रहे थे, तीसरे नंबर पे चले गए। उसके बाद मेरठ वाली सीट पे हुआ कि जिसपे अरुण गोविल चुनाव हार रहे हैं, लास्ट में जीते। वहां तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप भी है, लेकिन मेरठ वेरठ को लेकर के और कैराना में जो इकरा हसन चुनाव जीती है, इसको लेकर के बड़ा सटीक प्रेडिक्शन था। दिल्ली इलेक्शन का जो है वो फाइनल एक बात की जाए। हाँ, दिल्ली इलेक्शन पे तो दिल्ली इलेक्शन पे भी बड़ा चौंकाने वाला खेल है। अगर इस एग्जिट पोल से उसकी तुलना करें, उन पत्रकारों से उसकी तुलना करने उस आंकड़े की, तो बड़ा चौंकाने वाला है उनका मामला। क्या है?
एक्चुअली ओवरऑल तो उनका कहना यह है कि जो डाउटफुल सीट्स को एज के साथ में जोड़ा है उन्होंने। डाउटफुल सीट्स में एज के साथ ऐसे जोड़ा है कि जैसे कई एक विधानसभाएं ऐसी हैं जहां उन्होंने प्लस माइनस किया है, लेकिन उसमें ये दिया है एज किसको है। वो सब अगर जोड़ दें तो अलग चीज है, लेकिन जो सटीक प्रिडिक्शन की बात वो करते हैं, जो कहते हैं कि ये आंकड़ा लगभग ये है कि कल जिस तरह से वोटिंग हुई है और उसके फैक्ट्स और के साथ में जो उनकी फाइंडिंग्स है उस पर यकीन किया जाए, तो वो कहते हैं कि 50 सीट्स आम आदमी पार्टी को आ रही है, +-2। कांग्रेस को 0 सीट मिलने की उम्मीद, वहां कोई कांग्रेस के लिए भी प्रदर्शन का बहुत अच्छा स्तर उनका नहीं है। पिछली बार से वोट परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, वो भी 1 से आधा % तक बढ़ने की वो बात करते हैं। और वो कहते ये है कि सबसे अच्छी फाइट अगर बीजेपी की कहीं बन रहे हो, कांग्रेस की कहीं बन रही है, तो वो दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं बादली में और आपका कस्तूरबा नगर में। लेकिन यहाँ डाउट ये है, कस्तूरबा नगर विधानसभा में कांग्रेस दूसरे नंबर की तो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वो अभी इस बात को लेकर खुद डाउटफुल है कि पहले नंबर की लड़ाई में आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है। अब यहाँ एक सिस्टम ये समझ नहीं आता कि तीसरे नंबर पे तो कोई जाएगा, अगर दूसरे नंबर पे कांग्रेस है तो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे जाएगी कि बीजेपी तीसरे नंबर पे जाएगी। उसके भी उन्होंने बहुत सारे कारण दिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज एक ये है कि उनका ये है कि जो श्योर शॉट वो मानते हैं वो ये कि 50 +-2 आम आदमी पार्टी वहां चुनाव जीत रही है। दूसरा, जो बहुत मुस्लिम वाला एरिया है, मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, वहां कांग्रेस डैमेज करेगी आम आदमी पार्टी को, तो उनका कहना है वहां कांग्रेस डैमेज नहीं करेगी, लेकिन 2 सीटों पे मीन जो है वो फैक्टर है, आईएम जो ओवैसी की पार्टी है वो फैक्टर है, जिसमें से एक सीट पे वो आम आदमी पार्टी को नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है, दूसरी सीट पे वो कांग्रेस की बनस्पत नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हारने जैसी स्थिति नहीं। जैसे ओखला की वो बात करते हैं, तो ओखला में कहते हैं कि मार्जिन 80,000 था अमानतुल्लाह का पिछली बार, इस बार वो मार्जिन घट के 60,000 50,000 हो सकता है, लेकिन अमानतुल्लाह चुनाव जीतेंगे। मुस्तफाबाद में मीम ने चुनाव फंसा दिया, कांग्रेस ने नहीं फंसाया है। तो कांग्रेस को लेकर के उनका कहना यह है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा डेंट नहीं है, और दूसरा इस मिथ पे भी वो तैयार नहीं है मानने को कांग्रेस का वोट बढ़ेगा अगर, तो वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उनका तर्क इसके पीछे ये है कि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में 15 से 20 के बीच में 4% का जो नुकसान हुआ था कांग्रेस को, उसका एडवांटेज आम आदमी पार्टी को नहीं मिला था। आम आदमी पार्टी का तो परसेंटेज 0.75 के करीब घटा ही था। वो जो 4% का डेंट लगा था, 9 से वो आए हैं 4.5% का, वो जो डेंट लगा है 9% से वो 4.5% पे आए हैं, उसका एडवांटेज बीजेपी को गया है। तो उनका कहना ये है कि अगर वो एडवांटेज बीजेपी को जाता है, तो अब सबसे बड़ी चीज देखिए, कांग्रेस का वोट अगर बढ़ता है तो किस एरिया से बढ़ रहा है, क्योंकि एक समय तो कांग्रेस ने वहां वोट किया, आम आदमी पार्टी की तरफ पूरा वोट शिफ्ट हो गया, कुछ वोट उनका बचा 9-10% के आसपास, लेकिन फिर उसको जब ये लगा कि यार कांग्रेस सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो वो जो वोट बचा रहा वो एंटी आम आदमी पार्टी वोट था, वो कांग्रेस को शिफ्ट हो गया। क्या वो वोट वापस हुआ है या वाकई आम आदमी पार्टी का वोट घटा है? 1-1.5% जो भी वोट कांग्रेस का शेयर बढ़ सकता है, वो नुकसान किसको पहुंचाएगा, इसका आकलन एरिया को देख करके किया जा सकता है। और उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया है, चूंकि बात ज्यादा डिटेल में होगी, अभी हम लोगों को कई एक शो करने हैं, इसलिए कुछ छोड़ देते हैं आगे के लिए, वो स्पेसिफिक एरिया भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए, जिसमें वो ये कहते हैं कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने की उम्मीद है। जैसे वो कहते हैं कि नई दिल्ली सीट पे पिछली बार से अगर वोट बढ़ता है कांग्रेस का, तो स्लम्स का वोट आम आदमी पार्टी का फिक्स है, वो कहीं नहीं जा रहा है, उसमें कोई सेंध नहीं। उसमें अगर सेंध हो सकती है तो वो बीजेपी की तरफ से हो सकती है, वो पैसे से दबा के धमका के जो आरोप है कि वो रोक सकते हैं, तो थोड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। लेकिन शिफ्ट अगर ट्रांसफर हो रहा है वोट, तो वो कांग्रेस का वोट अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो वो बीजेपी का वोट, वही जो शीला जी के संबंधों में अरविंद केजरीवाल की नफरत पे चला गया था, तो बीजेपी। इसमें माइनॉरिटी वोट भी तो होगा। नई दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जी, आप जो क्लस्टर झुग्गी झोपड़ी की बात कर रहे हैं, क्लस्टर की बात कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी वोट क्या होने किसका होगा? माइनॉरिटी वोट की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी वोट दिल्ली में बड़ी समझदारी से वोट जैसे हर जगह कर रहे हैं, वो इकट्ठा होकर के कर रहे हैं। वैसे दिल्ली में कोई वोट माइनॉरिटी का स्प्लिट नहीं हुआ है। ये उनका अपना मानना है कि माइनॉरिटी का वोट कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है। दूसरा, वो 3 सीटों की जो बात करते हैं कि जो एक नैरेटिव गढ़ा गया कि 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन नई दिल्ली से लेके जंगपुरा या कालका जी बहुत आसानी से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। मार्जिन मार्जिन घट जाए बढ़ जाए, उनका अपना आकलन ये है कि मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन
कहीं भी ऐसा नहीं लगा, सेल्फ लोगों ने निकल करके वोट किया। वोट का परसेंटेज कम होने से या वो वोट कम पड़ने से मार्जिन घट सकता है, 27,000 और 25,000 का मार्जिन अगर है तो हो सकता है कि घट के और सर 15,000 सर से। ये जो विवेक जी बता रहे हैं जिस टीम के फीडबैक की बात, ठीक है, उनका अपना फीडबैक है, उनका अपना ग्राउंड वर्क है, तो ये तो बिल्कुल मतलब अपसाइड डाउन पिक्चर जो है कि मतलब जो कल का एग्जिट पोल है और जो ये टीम है जो उसका अपना ऑब्जर्वेशन है, अपना फीडबैक है, ग्राउंड रिपोर्ट है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसमें? क्या मतलब ये तो कोई मैच ही नहीं है, कंप्लीट मिसमैच है। हाँ देखिए, वो हास्यास्पद एग्जिट पोल को इसीलिए बना देता है। अब अगर बीजेपी ने पिछले 10 साल और 12 साल, 2014 से अगर मान ले कि 2014 से केंद्र की राजनीति में मजबूती से बैठी हुई है, 2014 से लेकर के 2024 तक दिल्ली एज अ राज्य उन्होंने संगठनात्मक तौर पे क्या किया है? क्या 2014 से अभी तक उनका एक ही अध्यक्ष बरकरार दिल्ली को चलाता रहा है? क्या उनके नेता, मुख्यमंत्री या दिल्ली का कोई बड़ा मंत्री, बड़ा शख्सियत जो है केंद्रीय कैबिनेट में रहा है और जिसने दिल्ली के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है? कुछ नहीं। हाँ? क्या केंद्र सरकार ने दिल्ली विशेष को क्या कहते हैं बड़ी सहूलियतें दे दी? भले राज्य में उनकी सरकार नहीं थी और सड़कों को चाक चौबंद कर दिया, नालियों गड्ढों को पाट दिया और पॉल्यूशन की समस्या को खत्म कर दिया। अगर 14-15 साल में आप, ऐसा क्या हो गया कि मामला हाँ वही काफी तो, तक 15 पहुंच साल गया? में अगर बिना नेतृत्व के, बिना कुछ काम किए आप 50, 55 और 60 सीट की अपेक्षा रखते हैं दिल्ली में, तो ये तो मतलब उतना ही हास्यास्पद है जितना एग्जिट पोल के नतीजे हैं। आप, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे 2014 के साथ साथ ये आए और इन्होंने संगठन संगठन के उस पे भी काम किया और इनका नेतृत्व भी रहा। लेकिन वहां पे भी अगर जरा ज्यादा बारीकी से देखेंगे तो नेतृत्व में भी बड़ा एकदम घालमेल है वहां पे। जिसको आपने नेता बनाया है उसको खींच रही है पूरी पार्टी, जिसके साथ पूरी पार्टी चल रही है उसके साथ अधिकारी नहीं चल रहे हैं। तो ये दिल्ली में राज्य, आप ऐसे परिवर्तन पिछले 3 चुनाव में किस आधार पर आप परिवर्तन करा ले जाएंगे? हाँ, ये मोदी जी का फैक्टर होता, एक बात और खत्म कर लूं, अगर मोदी जी का फैक्टर होता तो 2014 से क्या नई दिल्ली राजधानी में मोदी जी का फैक्टर सो रहा था कि 2025 में सीधे वो उठ करके चलाए और 60 जगह सीट है, दिखा दिया? जगह है। 2025 में सीधे कुंभकर्णी नींद से जागा है। हाँ मतलब क्यों 14 से सो रहा था, 25 में सीधे मोदी जी के नाम पे 70 की 60 सीटें दिला दिया। ये अब काम तो 14 में हो सकता था, ये 44 काम 14 के बाद हो सकता था, 5 साल बाद हो सकता था। ये काम बीच में सरकार तबाह करके नया मिड टर्म पोल करा करा करके ये काम हो सकता था। जब ये सब काम नहीं हुआ तो इन एग्जिट पोल्स को राजनीति का ही एक वो मानना चाहिए और अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। मैं भी इसी उस पे, मेरे भी अपने जो अपनी समझ है और अपनी जो आंकड़े एकत्र एज अ इलेक्शन रिसर्चर करता रहता हूं, तो मुझे, मेरी भी अपनी समझ है कि 12 से 55 सीटों के बीच में कहीं आम आदमी पार्टी बैठेगी और 12 से 15 ही सीट के बीच में बीजेपी के रहने की संभावना है। क्योंकि उससे ज्यादा फायदा मुझे इनके, चाहे ये टैक्स वाले प्रावधान हो या डबल इंजन का प्रावधान हो, ये बहुत माइनर शिफ्ट एलीट में कर सकता है। अदरवाइज कोई बड़ा चंक आठ वोटर। 8 को 18 कर सकता है। हाँ हाँ, 8 जी को जी 18 बिल्कुल कर सकता हाँ, है। बिल्कुल सकता है। दूसरा कुछ कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में है, राहुल सर, मैं आप ही से जानना चाह रहा हूँ, आप ही विवेक जी बताइएगा। आपने कह दिया अभी दो दो चीजें हम लोगों के सामने आई, एक एग्जिट पोल और एक जो विवेक जी जिस टीम की बात कर रहे हैं, रजनीश की टीम की, तो राहुल सर आपने तो ये तो क्लियर कर दिया कि भाई कहाँ से आ जाएंगी आप? 5 साल 10 साल से सोए और अचानक जग के सब बदल देंगे, मतलब क्रांति कर देंगे, कैसा हाँ, संभव कोई है? नेता भी नहीं है ना आपके पास, जमीनी स्तर पे नहीं, कोई नेता नहीं है, बार ये बार ये अध्यक्ष बदल। ये तो वास्तविकता है ना ग्राउंड की। जी जी। इसको तो कोई नकार नहीं सकता, जो भी दिल्ली को जानता है, दिल्ली की राजनीति को जानता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हम आज की तारीख में एग्जिट पोल को क्रिटिसाइज कर तो दें, लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते कि जो रजनीश की टीम है वो बिल्कुल आज आज की तारीख में सही है। उसकी भी सत्यता जो है वो 8 को ही जांची जाएगी, उसका भी वैलिडेशन तो 8 तारीख को ही आएगा। जी। तो
ऐसी स्थिति में क्या कांटे का टक्कर 50-50 का मामला बना करके क्या कुछ और भी किए जाने की संभावना आपको नजर आ रही है क्या? नहीं, आप क्या किसी फाउल प्ले की तरफ अगर इशारा कर रहे हैं तो फाउल प्ले ठीक है, डिबेट करने के लिए एक अच्छा इश्यू है, बट अब हम लोग भी 70-75 साल का एक लोकतंत्र है, तो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं दिया जाना चाहिए कि यहाँ पे किसी मिलिट्री रेजिम या किसी टोटलिटेरियन रेजिम की तरह ये बड़े स्केल पे फाउल प्ले हो करके मैंडेट का रंग ही बदल दिया जाएगा। एक डिबेट का इशू है, छोटे मोटे लूप होल्स रहते हैं, कुछ लेवल पे चुनाव के अधिकारी इधर उधर मिल सकते हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते कि नीले को पीला कर दें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीले को पीला करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फाउल प्ले ये भी तो है कि उधर लाइनें लगी, जो मैंने शुरुआत में बोला कि लाइनें लगी हुई हैं, 8 बजे तक वोट पड़ रहा है और 6 बजे से उन्होंने तो वो उसको प्रभावित करने का एक वो हो सकता है मुद्दा। जी जी जी। दूसरा ये है कि जो आप बात कर रहे थे कि इस टीम पे भरोसा किया जा सकता है, बात ठीक है, 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि लोकसभा में काफी कुछ ठीक निकला है इन लोगों का मामला। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये फैक्ट्स के साथ में जो खड़े होते हैं ना, इनकी जो जो पीछे से रीजंस देते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी शायद मुद्दे उठाने में फेल रही। यमुना का जो मुद्दा था वो ठीक है, केजरीवाल ने उसको बड़ा स्वीकार कर लिया विनम्रता से कि भाई हमसे नहीं हो पाया, हमें 5 साल और दे दो। तो लोगों ने खुद से इसके बारे में बोलना चालू किया, यार वो क्या ही करता, कोविड आ गया था, उनको जेल भेज दिया गया और वो नहीं कर पाए, कह तो रहे दोबारा करेंगे। तो ये मुद्दा यमुना वाला ज्यादा ये लोग खींचते रहे, चला नहीं। दूसरा वो शराब घोटाला वाला मामला नहीं चला, शराब घोटाला, आप समझ रहे हैं, दो चीजें हैं। शराब की दुकानें खुल जाने चारों तरफ और शराब में घोटाला हो जाना, दो अलग अलग चीजें हैं। इसको बड़ा माइन्यूटली इन्होंने ऑब्जर्व किया और पकड़ा है। इन्होंने कहा कि शीश महल जैसी चीज पे लोगों ने तवज्जो नहीं दिया कि होगा यार, ठीक है, किसी ने घर बना लिया, सब बनाते हुए नेताओं के बड़े बड़े घर हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दों को एड्रेस करने में बीजेपी विफल रही। और जो चीज ये सिंक करा सकते थे, तब तक इन्होंने, जब तक सिंक कराने का प्रयास किया, टाइम निकल चुका था। इस टीम का कहना ये है कि अगर बीजेपी स्ट्रेटेजिकली ये चीज लेकर के जाती कि इन्होंने शराब की दुकानें घर घर खुलवा दी, गली गली खुलवा दी और आपके घरों के बाहर शराब की दुकानें खुलवा देंगे, वो तो रुक गया, कोर्ट से रुक गया। ये मुद्दा सिंक कर सकता था लोगों में, जिसको पकड़ने में इन्होंने बहुत देर की। तब तक पूरा इलेक्शन लगभग सेट हो चुका था। और अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी चीज है इस चुनाव में। आम आदमी पार्टी के फेवर में कुछ खड़ा नहीं हुआ। आप 2100 रुपए की बात करो, आप और बात करो, सबसे बड़ी चीज देखिए अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी। और वो क्रेडिबिलिटी पे उन्होंने ये कहा कि 2500 पे भरोसा न करके लोगों ने 2100 पे भरोसा इसलिए किया कि बिजली और पानी में जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो करके दिखाया। वो लड़े भिड़े, कुछ भी किया, उसको उन्होंने इंटरप्ट नहीं होने दिया। इसलिए लोग भरोसा करते हैं कि 2100 का जो वादा है वो केजरीवाल ही पूरा कर सकता है। क्रेडिबिलिटी बड़ी चीज थी अरविंद केजरीवाल। लेकिन और विवेक जी आप भी बताइए कि जो वोट का अंतर है पिछले चुनाव से, वो तो मात्र 14% का है। मात्र, मैं कह रहा हूँ, लोग हंसेंगे भी, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 54% वोट और 62 सीटें, और इधर 40% वोट और 8 सीटें। तो क्या 40% वोट बीजेपी का, हम ये मानने के बाद भी, जैसा कि राहुल सर ने कहा कि 10 साल आप सोए रहे और अचानक से आप जग गए, लेकिन क्या हम ये क्यों ना, मतलब ये क्यों ना माने कि 40% वोट 50% हो जाएगा, 48% हो जाएगा, हो सकता है। हाँ, इस पे भी बात हुई है, तो इस पे वो रिसर्च कर रहे हैं इस चीज को लेकर के, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और मेरी तो समझ में आई है, क्योंकि मैं मोटी बुद्धि का आदमी हूँ, बहुत ज्यादा गणित भी मुझे अच्छा नहीं आता, साइकोलॉजिस्ट मैं हूं नहीं। इन बच्चों के साथ में कुछ कुछ नया करने की जुगाड़ में ढूंढ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो कर रहा हूँ। जो चीज समझ में आई, अगर सही गलत हो तो आप लोग काटना है इसको। उनका कहना यह है कि वोटिंग परसेंटेज पे सीट फिक्स करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां आपको बम्पर वोट मिल गया और आपका विक्ट्री मार्जिन काफी हो गया, वन साइडेड, आप लैंडस्लाइड वोट पा गए, आपका परसेंट, ओवरऑल परसेंट में वो परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन बाद बाकी जगह आपको कम वोट मिला, वहां आप बुरी तरह हार गए। ये एक फैक्टर है जिसपे वो रिसर्च ये कर रहे हैं। और उसपे वो ये कह रहे हैं कि ये कोई साइन नहीं है कि वोट परसेंट कितना बढ़ने से कितनी सीटों पे फर्क पड़ेगा।
ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि उन्होंने इसके पीछे एग्जांपल दिया कि सपोज 10 सीटों में से आपने 3 सीटों पे लैंडस्लाइड, आपने सबकी जमानत, सारा वोट आप खा गए, आपके ओवरऑल 10 सीटों पे वो परसेंटेज जुड़ गया, लेकिन बाद बाकी सीटों पे आपको वोट ही नहीं मिला। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा कहना। मेरी समझ में तो ये बात उनकी आती है, लेकिन अब हो सकता है गलत हो कहीं से। और सर आप मतलब मेरा सवाल वैलिड है या नहीं है, सबसे पहले तो मैं यही नहीं नहीं, जानना बिल्कुल चाहता बिल्कुल वैलिड है, लेकिन सीट में वाकई ट्रांसलेट कितना होता है और क्या डायनेमिक्स है वो वोट परसेंटेज का सीट में कन्वर्ट होने का, इस पे हूं। नहीं अथॉरिटी के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या क्या बीजेपी का जो 40% पिछली बार था और वो 10% और बढ़ सकती 40 है। मतलब वो बढ़ सकता है, मतलब क्या ये असंभव है क्या? नहीं, असंभव तो नहीं है, लेकिन आप उसके लिए आप इस स्टेज पे अगर आप जानना चाहेंगे तो उनका कैंपेन ट्रेल देखेंगे कि पिछले 2 महीने में बीजेपी ने किया क्या, जब जनता के बीच में उतर करके आए हैं। और आप एक ऐसी पार्टी के सामने जो खड़े हैं जिस पार्टी के कार्यकर्ता बैटरी के रिक्शे में और टू व्हीलर से दौड़ करके अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में पहुंच रहे हैं, और आपका कार्यकर्ता इनोवा और फॉर्च्यूनर की लाइन लगा करके बैटरी वालों को गाली दे रहा है कि तुम चोर हो, तुमने चुरा लिया, तुमने शराब घोटाला कर दिया, तुमने पर्दा घोटाला कर दिया। तो ये इतना तो दिल्ली की जनता को भी समझ में आता है कि जिसने घोटाला कर लिया वो फॉर्च्यूनर पे कैसे नहीं चल रहा है। तो बाकी तो रिक्शा में अच्छा, हाँ, तो इतना आपका बड़ा सवाल घट, वोट इतना ट्रांसफर पे था बड़ा कि इतना वोट डिफरेंस, ट्रांसफर इतना, इतने चंक में ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता, शायद ये सवाल हाँ, आपका था। इतना बड़ा वो डिफरेंस इफेक्ट के क्या लिए डालता है पूछा क्या तो नहीं सब डालता, कैंसिल मेरा हो जवाब जाएगा। ये गलत हो गया उस पे, तो शायद ठीक था। हाँ, दूसरी चीज एक ये कि मैं आपको एक और मजेदार चीज बता दूं कि विश्वास नगर पे जब ये उनका ट्रैकर बोलने लगा सुबह से, वो ट्रैक करने लगा कि विश्वास नगर सीट पे आम आदमी पार्टी एज ले रही है, मुझे भी कहीं यकीन नहीं आया कि आम आदमी पार्टी कभी बार चुनाव जीती नहीं है। विश्वासनगर में तीनों चुनाव हारी है, और चौथे चुनाव में बहुत ज्यादा मुझे तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन वोटिंग वाले दिन, जिस दिन वोट हो रहा था, उन्होंने, उनका ट्रैकर ये बोल रहा था कि यहाँ आम आदमी पार्टी ये लीड ले रही है, और कई जगह कारण जहां बस। कारण क्या समझ में आया? जी। कारण क्या समझ में आया? हाँ, कारण ये समझ में आया, फिर मैं, चूंकि मैं भी विश्वासनगर का वोटर हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो रिलेट करती हैं, जो फैक्ट जो खुद भी चेक कर लेते हैं वो। तो मैंने भी वोट किया है, विश्वासनगर में ही जाके वोट किया। और विश्वासनगर के एक बूथ पे मैं जाके वोट करता हूँ, वहां हमेशा आम आदमी पार्टी की टेबल बहुत सूनी होती है, इक्का दुक्का लोग होते हैं वोट मैं पिछले 2 चुनाव में थी, और तीसरी चुनाव में मैं कल गया था वोट डालने। तो ये जब ट्रैकर इनका बोल रहा था कि सारी सीटों पे सारी बूथ के हिसाब से और लोग जिस तरह से वोट करने जा रहे हैं उस हिसाब से सब देख करके लगता है विश्वासनगर आम आदमी पार्टी एज ले रही है। तो मैं फिर और 3 पोलिंग स्टेशन वहां घूमा। तीनों पोलिंग स्टेशन वो थे जो जब मैं वहां वोट डालता ही हूँ तो मैं अक्सर अमूमन निकलते रास्ते में वो घूम लेता हूँ। तो ध्यान से मैंने देखा कि तो पिछली बार की बनस्पत इस बार बिल्कुल उलट था, जहां आम आदमी पार्टी की टेबल खाली होती थी वहां बीजेपी की टेबल खाली थी, आम आदमी पार्टी को वोट पड़ रहा था। ये भी हो सकता है कि मेरे मन का भ्रम हो। सोशल मीडिया ने इसको जस्टिफाई किया जिस समय ओम प्रकाश शर्मा जी का एक वीडियो आया और वो गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए, और एक महिला निडरता से उनका वीडियो, कभी हिम्मत नहीं है विश्वासनगर में ओम प्रकाश शर्मा को जो लोग जानते हैं उनके सामने इतनी निडरता से वीडियो बनाना और जवाब देना, उस महिला का, उसने ये साबित कर दिया कि लोगों का डर निकल चुका है। बताओ मैं शायद ये वही नेताजी है जिन्होंने कन्हैया कुमार की पिटाई की थी। और अलका लांबा को उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी थी और घेर के काफी उनको परेशान किया था, अलका लांबा जिससे आम आदमी पार्टी की विधायक थी। तो ये सब चीजें रिलेट करती हैं एक्चुअली, इसलिए विश्वास करता है इन लोगों के आंकड़े पे। फिर वो ये है, चूंकि एक ही बार अभी हुआ है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, कि अगर ये काट की हांडी होगी तो शायद इस बार जल जाएगी, लेकिन अगर ये हांडी वाकई में कुछ पका रही है तो फिर ये 8 तारीख को यही रिजल्ट में यही यही कन्वर्ट यही होगा। सवाल है, यही सवाल है कि जितना विश्लेषण अभी तक आपने किया विवेक जी और राहुल सर ने किया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कम है अभी दिल्ली को लेकर के विश्लेषण। मैं कुछ सीटों पर नई दिल्ली सीट की बात मैंने की थी, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो अब दो तरह के सर डेटा आ रहे हैं, मतलब हम लोगों के पास आ रहे हैं। एक तो कल एग्जिट पोल का डेटा आ रहा है, और दूसरा रजनीश की जो अपनी टीम है ग्राउंड की, वो जो डेटा लेकर आ रही है, जो जिसको मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं विवेक भाई इस वक्त अभी हम लोगों के सामने। तो दोनों में काफी अंतर है। बावजूद इसके अगर ऐसा एक परसेप्शन नैरेटिव क्रिएट करने की
कोशिश मीडिया के जरिए हुई, तो मैं आपको बताऊं कि मतलब आम लोग भी इस झांसे में आ गए कि हाँ वाकई कांटे की टक्कर है। तो इसके पीछे क्या मतलब कुछ खेला होने की गुंजाइश, कुछ और तरीका अपनाने की गुंजाइश हो सकती है क्या राहुल सर? एक बार फिर से क्या लास्ट? मैं ये कह रहा हूं कि मतलब सारी स्थितियां हम लोगों के सामने क्लियर है, एग्जिट पोल का डेटा, रजनीश के ग्राउंड टीम का डेटा, तो इसके बाद भी अगर एक इस तरह का नैरेटिव और परसेप्शन गढ़ा गया है कल तक कि कांटे का टक्कर है या ऑलमोस्ट भाजपा जो है सत्ता में आ रही है, तो इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है, क्या कोई खेला हो सकता है, क्या चीजें हो सकती है? अब चांसेस नहीं छोड़ रहे हैं, कैडर जो है वो अपना चांसेस नहीं छोड़ना चाहता है। कैडर हमेशा से किसी भी पार्टी को भ्रम की स्थिति में रहता है और जानता है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपार शक्तियों से भरा है। तो वो जो एक कंजेक्चरल चीज है, तो उसमें फिर कैडर कहीं कमी नहीं छोड़ती है। अपनी मेहनत कर लिया, अब उसके बाद वो हर्ष उल्लास में जुट जाता है। हो सकता है कोई करिश्मा हो ही जाए, हो सकता है हमारे नेताजी मशीनें कहीं से ला के दे दें मशीनें सीधा खराब सर्टिफिकेट। हो ही जाए। हाँ, मतलब हम एक सर गणित का मुझे लगता इम्तहान भी दे करके आते थे और जान रहे हैं कि 30 नंबर 40 नंबर ज्यादा नहीं इससे पाएंगे, शशि तो भाई भी मैं एक भी एक करिश्मे का कमेंट। इंतजार होता था हाँ। कि चला हो सकता है 60% कि 60% आ जाएगा, हो सकता है। ऊपर तीन गलत किया हुआ शशि भाई सवाल भी आज उछल। इस पे मैं भी एक कमेंट दे दूं। जो कल लोगों से बात हो रही थी उन्होंने 3 फैक्टर गिनाए थे, मैंने एक का जिक्र किया, सट्टा मार्केट का। उनका चूंकि अब इस जी चीज के कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा बहस क्या ही करें। काफी बुद्धिजीवी लड़के और वो इस टीम के लड़के जो आपस में कर रहे थे, तो उनका कहना ये था कि ये करते ये हैं कि नंबर एक तो ये सट्टा मार्केट का खेल होता है पूरा का पूरा पीछे। दूसरा, वो जो लाइन में लगे हुए लोग होते हैं, जो क्यू में लगे हुए लोग होते हैं, उनको दाएं बाएं करने का होता है कि वो उनके ऊपर प्रभाव पड़े। तीसरा, उनका कहना ये है कि ईवीएम में अगर कहीं रिगिंग विगिंग टाइप का कुछ मामला वाकई बनता है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए दूसरे दिन ये कि अगर छोटे मोटे मार्जिन से अगर, तो उस पे मैंने कहा कि क्या वाकई उनको भी लगता है कि रिगिंग होती है? तो उन्होंने कहा कि इतने सारे एक्सपर्ट्स ने अगर ये साबित किया है कि वोट डालते कहीं और जाता कहीं है, तो हो सकता है, लेकिन वो 100% नहीं हो सकता, वो 50% नहीं होता। वो एक शॉर्ट रेशियो में, मतलब वो भी पढ़े लिखे लड़के हैं, यूनिवर्सिटी के लड़के हैं सारे के सारे, तो अपना वो भी दिमाग रखते हैं, वो भी लगे रहते हैं। और चूंकि वो रिसर्च के जब समंदर में कूदे हैं, तो कुछ ना कुछ उनको भी बोलना ही है। मैं फिर कहता हूँ कि प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि उनको बोलना है, इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन बात में कहीं ना कहीं दम है। तो वो कहते हैं कि छोटा एक मार्जिन होता है जिसपे वो रिग करते हैं, क्लोज मार्जिन सीटों को वो लगता है, ऐसा ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो वो साबित भी कर सकते हैं। तो हमने कहा मौका तो मिला, इलेक्शन कमीशन ने तो इन्वॉल्व इनको सबको इन्वाइट किया। तो उनका कहना ये था कि इलेक्शन कमीशन ने ये, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं शशि जी? अरे हम उस पर नहीं जाते कि इलेक्शन कमीशन और बाकी चीजें। नहीं नहीं, मैं केवल ये जो बात कर रहा हूँ उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मार्जिन में अगर जो जीत हार होती है उसको वो रिग करके जो मैनिपुलेट करते हैं, उसके जस्टिफिकेशन के लिए भी ये करते हैं कि देखो हमारा एग्जिट पोल तो ये बोल रहा था। और जहां बड़े मार्जिन की जो होती है, जीत होती है, और इनका जो रिगिंग फेल हो जाती है, वहां ये पूरा का पूरा नैरेटिव खत्म हो जाता है और वहां ये झूठ निकलते हैं। क्लोज मार्जिन फाइट पे हमेशा ये सटीक निकलेंगे। आप, उन्होंने कहा कहीं आप देखिए जहां 1-1 क्लोज मार्जिन फाइट होगी, वहां ये प्रिडिक्शन सही निकलता है, और एग्जिट पे फेल होता है वहां जहां लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। दूसरी एक चीज उन्होंने और महत्वपूर्ण ये कही कि अंडर करंट के ऑब्जर्वेशन को उन्होंने बाहर रखा है। अगर अंडर करंट का कोई ऑब्जर्वेशन उनसे मिस हुआ है, तो ये सीटें 50 से ऊपर भी जा सकती हैं। अप्रत्याशित चौथी बार 60 सीटों के आसपास भी अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि उनके हिसाब से वो ये कहते हैं, ये हम, मैं बच्चों की रिजल्ट हमारे हिसाब से तो हम तो दे दे सर्टिफिकेट। बोले हमारा प्रेडिक्शन जो है वो ये कहता है 50 +-2, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वेशन अगर हमारे हमसे बाकी रह गया, तो वो ठीक इन है, फेवर ठीक ऑफ है, ठीक आप है, है, मैं बीजेपी नहीं है। समझ गया। मैं टीम जो आपकी रिपोर्ट आपको कर रही है, मुझे लगता है कि वो अपने हिसाब से एक ऑनेस्ट स्टडी कर ही रहा है, कर रही है। तो अब वही बात है कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आज 6 तारीख है, परसों 8 तारीख है। हम लोग भी इंतजार कर लेते हैं और देख लेते हैं रिजल्ट क्या होता है। एक चीज मैं अपनी तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क सर, राहुल सर जो है मैं भी करता हूँ, आप भी करिए, उसके बाद फिर हम लोग कल इस पर बातचीत करेंगे कि मुझे
अब तो बड़ा दिलचस्प हो गया कि एग्जिट पोल ऐसा एग्जिट पोल है कि अगर रिजल्ट इसके ठीक उलट आता है तो कौन पार्टी क्या एक्सक्यूज बनाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए भाजपा तो एग्जिट पोल में भी सरकार बना रही है, और अगर सब कुछ उल्टा हो गया तो भाजपा क्या कहेगी, क्या 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 मतलब एक्सक्यूज बनाएगी? वो तो आरोप भी नहीं लगा सकते मुझे किसी नहीं के मालूम, ऊपर। मुझे नहीं मालूम। मैं मतलब बस ये सवाल एक छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब अभी तलाशने की जरूरत भी नहीं है, इसका जवाब हम लोग परसों तलाशेंगे। और अगर आम आदमी पार्टी और वाकई अगर एग्जिट पोल सही साबित हो गया, मान लीजिए एक बात मैं कह रहा हूँ, तो आम आदमी पार्टी क्या एक्सक्यूज बनाएगी, इस पर भी बात करना जो है बड़ा जरूरी रहेगा। लेकिन मुझे लगता है आज नहीं, परसों के लिए ही ये सब ठीक रहेगा। राहुल सर, कुछ आप कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये चुनाव दिल्ली का कई एक मायने में और अहम रहा कि इस बार चुनाव में कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी तो चलिए 2 मैंडेट लेकर के बैठी हुई है, उसका तीसरा क्लेम था कि भाई 2 साल से 2 टर्म से हमें काम ही नहीं करने दिया गया। इस बार एक मजबूत जनादेश और दो कि हमसे ऊपर बैठे जो लोग हैं उनको थोड़ी सी लोकतंत्र की लज्जा आए और वो दिल्ली की सरकार को चलने दें। तो दिल्ली और केंद्र का झगड़ा बड़ा पुराना है। जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ऊपर और नीचे भी रहा करती थी तो आए दिन मुख्यमंत्री और पीएमओ में झगड़ा हुआ करता था। छोटी मोटी ट्रांसफर को लेकर झगड़ा हो जाता था, सड़क के रूट को लेकर के। जी जी जी। तो इस बार के चुनाव में देखिए, आम आदमी पार्टी को तो जो भी चीजें अपनी ये दिल्ली की जो जनता के आपने जो बात कही ना, ये बड़ा मुझे एक किस्सा याद आ गया। जी अपना गुरु का जो मर्सी पिटीशन था, मर्सी पिटीशन उस समय केंद्र में भी कांग्रेस थी और शिलाजी और यहाँ यहाँ मुख्यमंत्री। मैंने जी काटी डाला था जी जी एमएलए में भी और यहाँ शिलाजी की सरकार में भी, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर को जाता है, चीफ मिनिस्टर एमएलए को भेजता है और फिर वहां से कुछ रिपोर्ट्स आता है कैसे कैसे होता है। जी तो मैंने जी पूछा, तो आपने जो बात कही ना ये अद्भुत है कि कोई जी मतलब कांग्रेस वहां भी कांग्रेस यहाँ भी, लेकिन चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर हाँ, के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो ये स्ट्रक्चरल कुछ बनावट में ही खामी है। हाँ, बनावट में ही कुछ खामी है। बड़ी कांग्रेस छोटी कांग्रेस से लड़ती थी, फिर आए दिन विजुअल आता था शीला जी पहुंच गई हैं दरबार में, वहां जाकर के कुछ बातचीत किया, कुछ मैनेज किया और फिर कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला निकला और शीला जी एमर्ज्ड विक्टोरियस। तो फिर वापस आता हूँ अपनी बात पे। तो आम आदमी पार्टी तो लगातार मुद्दे दे रही है, क्या वादे कर रही है करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल एक बात कर रही है कि डबल इंजन से दिल्ली का फायदा होगा। यानी सिंगल इंजन का फायदा तो वो नहीं जाने देंगे, होने नहीं देंगे। डबल इंजन करोगे तो फायदा होगा। यानी उन्होंने पोटली खोली नहीं अपनी। हाँ, अब ये देखिए, ये वोटर दिल्ली का झांसे में आ जाता है उनके कि हाँ चलो डबल इंजन का फायदा हम भी ले लें, जैसे यूपी में मिल रहा है, जैसे प्यार से और लोग दे राज्यों। रहे हैं। हाँ, तो और बिना, जबकि पोटली खोल सकते थे वो बता भी सकते थे, लेकिन फिर वही स्ट्रक्चरल इनकंसिस्टेंसीज आ जाती कि वो दिल्ली को कितना कर पाएंगे। क्या केंद्र में बैठे मोदी जी दिल्ली को छोड़ देंगे कि हाँ चलो हमारा जूनियर मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली की सारी चीजें कर लेगा। तो एक बार आम आदमी पार्टी के लिए तो थोड़ी बहुत चीजें छोड़ी भी जा सकती हैं, लेकिन भाजपा का प्रधानमंत्री भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, वो बल्कि और भी ग्रैब कर लेगा। इसीलिए उनके देखे डबल इंजन के वायदे में कोई वस्तुनिष्ठ कोई भी चीज ऐसी नहीं आई जो प्रभावित कर सके कि हाँ ये मुद्दा हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। तो ले दे करके गेंद इस बार भी दिल्ली की जनता, जो कि एक फिर से कहूंगा कि बड़ी पढ़ी लिखी जनता है, 70+ यहाँ पे लिटरेसी है महिलाओं में और पुरुषों में सभी जगह। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो होते हैं वो एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है दिल्ली की, कि देश भर से फर्स्ट टाइम वोटर्स यहाँ पे इमर्ज करते हैं, स्कूलिंग करने के लिए चले आए, ग्रेजुएशन और में उसके साथ आए। में राहुल सर एक चीज और है कि जो माइग्रेटेड लोग हैं, बिना पढ़े लिखे भी अगर बिल्कुल है तो वो बिल्कुल बड़े ब्रॉड बिल्कुल। माइंडेड लोग हैं, पढ़े हाँ लिखे, वो कैलकुलेशन के साथ ही दिल्ली आए हैं, मतलब ऐसे दिल्ली बिल्कुल। नहीं चले हैं और मुंह उठा करके, वो और वो अवेयर जो लोग हैं। अपना पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन अपने रीजन का है वो छोड़ करके आते हैं और नई छोड़ पॉलिटिकल करके सेटअप में बैठते हैं। एंड दे आर बिलीव टू बी कि ये बहुत अच्छा पॉलिटिकल बिहेवियर इनका रहता है। यूपी और बिहार हम्म। के लोगों का जो पॉलिटिकल बिहेवियर दिल्ली के अंदर है वो पार एक्सेलेंस है। उसको
तो आप किसी उस पे यहाँ का वोटर ना शहाबुद्दीन से डरेगा, ना पप्पू यादव से डरेगा, ना यूपी में शिवपाल से किसी से नहीं डरेगा। वही माफियाओं अपने से क्षेत्र में उसका रहेगा तो तमाम लोगों से वो डर जाएगा। तो एक तरीके से उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बिहेवियर होता है माइग्रेंट्स का। तो ठीक है शशि भाई, काफी पोस्टमार्टम हो गया आज स्कूल्स का। तो कुछ बचा के रखते हैं आगे के लिए भी, अभी कल का दिन भी है और उसके बाद फिर परसों तो ठीक सारा कुछ सामने होगा ही। बिल्कुल। ठीक है, आज के लिए इसको इतना ही रख के समाप्त करते हैं। थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक, नमस्कार।